नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। और यहाँ पर हम प्राचीन इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत अभी तक हमने ताम्र पाषाण युग, सिंधु सभ्यता के बारे में जाना और प्रागैतिक काल के बारे में जाना। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर वैदिक सभ्यता के बारे में जानेंगे कि वैदिक सभ्यता का उदय कैसे हुआ, इसका पतन कैसे हुआ और वैदिक सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं उनके बारे में समझेंगे। और यहाँ पर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट बनेंगे उन्हें हम समझेंगे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं वैदिक सभ्यता के विकास के बारे में जाने। तो लिखा हुआ है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता का उदय हुआ। तो ये भी आपको याद रखना है कि सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही आर्य सभ्यता का उदय हुआ। और आर्यों की भाषा यानी आर्यों की सभ्यता जो थी, आर्यों की सभ्यता वैदिक सभ्यता भी कहलाती है। यानी जो आर्यों की सभ्यता वो वैदिक सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। वैदिक सभ्यता दो कालखंडों में विभक्त है। ये भी आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता को दो कालखंडों में विभक्त किया गया है, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता। तो दोनों पॉइंटों के बारे में समझ लेते हैं। लिखा हुआ है कि ऋग्वैदिक सभ्यता का ज्ञान का मूल स्रोत ऋग्वेद है। तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋग्वेद सभ्यता का जो मूल स्रोत है वो ऋग्वेद ही है, और इसलिए सभ्यता को उसी नाम से अभिहित है। यानी ऋग्वेद काल का अभिप्राय उस काल से जिसका विवेचन ऋग्वेद में मिलता है। यानी ऋग्वेद सभ्यता का जो विकास का माना जाए, अगर विकास का जो पॉइंट माना जाए वो ऋग्वैदिक काल में विदित उसी के अनुसार माना जाए। और इस काल के अध्ययन के लिए दो प्रमुख साक्ष्य उपलब्ध हैं। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो वैदिक सभ्यता का उदय जो बात करें या फिर आर्यों की सभ्यता का उदय के बारे में बात करें तो सिंधु सभ्यता के पतन के बाद ही वैदिक सभ्यता का उदय हुआ। और आज हम पुरातात्विक और साहित्यिक और काल निर्धारण, आर्यों का मूल स्थान, इन सब के बारे में बात करेंगे विस्तृत रूप से। और आर्यों का संघर्ष के बारे में बात करेंगे, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासन, न्याय प्रशासन, अर्थव्यवस्था, महत्वपूर्ण शिल्प विनिमय प्रणाली और समाज के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पर जो भी पॉइंट बनेगा वो साहित्यिक सामग्री के बारे में जानेंगे। तो पहले हम पुरातात्विक साहित्य साक्ष्य के बारे में जानते हैं कि यहाँ से क्या पॉइंट बनते हैं कि साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कि चित्रित धूसर मृदुभांड संस्कृति के 109 स्थल पंजाब में और हरियाणा में मिले और 24 उत्तर प्रदेश में तथा 8 राजस्थान में विदित हैं। इस धूसर मृदुभांड संस्कृति का काल 1718वीं ईसा पूर्व माना जाता है। और यह काल लगभग वही है जो अन्य आधारों पर ऋग्वेद में संदर्भ में बताया गया। यानी ऋग्वेद में जो चीज़ लिखी हुई है उसी के आधार पर वैदिक सभ्यता का विकास माना जाए। इन पुरातात्विक साक्ष्य जो प्राप्त हुई 1718वीं ईसा पूर्व, 1800 ईसा पूर्व, यानी 1700 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, जो प्राथमिक साक्ष्य के बारे में बात की गई तो उसके बारे में अब हम बात करते हैं कुछ पॉइंट और इससे जो भी बनते हैं और देख लेते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक भवन एवं पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदाई में हरियाणा के पास भगवानपुरा में 13 कमरों वाला एक भवन एवं पंजाब में 3 स्थल ऐसे मिले जिनका संबंध ऋग्वैदिक काल से है। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना। पुरातात्विक साक्ष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि ऋग्वैदिक काल का कैसे उदय हुआ। ठीक है, उसी के बारे में बात करें। तो अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख लेते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही ऋग्वैदिक काल आता है। ठीक है, और यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं कि बोगाज कोई अभिलेख जो है उसके आधार पर देख सकते हैं कि मितनी अभिलेख भी इसे कहते हैं। 1400 ईसा पूर्व एक लेख में हित्ती राजा सुप्पीलिम्बा मित्तानी राजा मातऊ अजा के मध्य हुई संधि से साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं और इंद्र, मित्र, वरुण और नित्य और सातत्य का उदय हुआ और यह अश्विन का नासत्व कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ है पॉइंट कि बोगाज कोई अभिलेख में जो साक्ष्य प्राप्त हुई उसके आधार पर देख सकते हैं कि एक लेख में हित्ती राजा सुब्बीलिम्बा और मित्तानी राजा मतऊ अज्जा के मध्य हुई संधि की साक्षी के रूप में वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य का उदित किया गया और यहाँ अश्विन का नासत्व कहा गया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि बोगाज अभिलेख के बारे में, ये वैदिक सभ्यता के बारे में जो पॉइंट क्लियर हो गया इस बारे में कि वे अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुए थे। ठीक है, अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, जो अभिलेख यहाँ पर है वो अभिलेख है साक्ष्य के आधार पर ही देख रहे हैं वैदिक सभ्यता का उदय। तो यानी लिखा
लिखा हुआ है कस्सी अभिलेख जो 1600 ईसा पूर्व में आया, और इस अभिलेख में यह सूचना मिलती है कि ईरानी आर्यों की एक शाखा भारत में आई थी, यानी ईरानी आर्यों की शाखा एक भारत में आई थी। यह साक्ष्य किस में मिलता है? काशी अभिलेख में मिलता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर अगले पॉइंट के बारे में हम जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा है साहित्यिक साक्ष्य के बारे में बात करें कि साहित्यिक साक्ष्य के बारे में क्या महत्वपूर्ण पॉइंट हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ऋग्वेदिक में इसमें से 10 मंडल यानी 1028 सूक्ति, यानी जो ऋग्वेदिक में मंडल है 10वां मंडल, उसमें कितनी एवं सूक्ति कितनी है? 1028 में पहला एवं 10वां मंडल, पहला और 10वां मंडल जोड़ा गया है, और जबकि दूसरे से 7वें मंडल पुराना है। तो ये भी आपको याद रखना है। पूछा जाता है कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी मंडल जोड़े गए, तो ये आपको याद रखना है पहला मंडल और 10वां मंडल जोड़े गए हैं। ठीक है, और दूसरे से 7वें मंडल पुराना है, यानी दूसरे से लेके 7वें मंडल तक पुराने मंडल हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। और हम वैदिक सभ्यता के काल निर्धारण के बारे में जानें तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि आर्यों के आगमन का काल विभिन्न विद्वानों ने अपने ढंग से निर्धारित करने का चेष्टा की है। ठीक है, तो ये भी हम देख लेते हैं। जैसे कि बाल गंगाधर तिलक के अनुसार देखा जाए तो 6000 ईसा पूर्व आर्य भारत में आए, और हरमन जैकोबी के अनुसार देखा जाए तो 4500 से 25 ईसा पूर्व में आए, जबकि विटर निजित के अनुसार देखा जाए तो 3000 ईसा पूर्व में आए, और आर के मुखर्जी के अनुसार देखा जाए तो 2500 ईसा पूर्व में आए, और मैक्स मूलर के अनुसार देखा जाए तो 1500 ईसा पूर्व में आए। तो ये काल निर्धारण के आर्यों के आगमन की जो स्थिति है वो दर्शाई गई है। और अगले पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो लिखा है कि आर्यों का मूल निवास स्थान आर्यों का मूल निवास स्थान क्या था, उसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आर्यों के निवास के बारे में कोई भी अनेक विद्वानों ने मत दिए, यानी आर्यों के निवास के बारे में भी अनेक विद्वानों के अनेक मत हैं। ठीक है, तो देख लीजिए बाल गंगाधर तिलक के अनुसार आर्कटिक प्रदेश से आई, यानी जो आर्यों का मूल निवास स्थान था, तो बाल गंगाधर तिलक के अनुसार इनका जो मूल स्थान वो आर्कटिक देश में था, जबकि फिलिप्स सस्टी विलियम्स जोन्स के अनुसार ये यूरोप में मानते हैं, और पी गाइल्स के अनुसार हंगरी तथा डेन्यूब नदी में मानते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। और मैक्स मूलर के अनुसार देखा जाए तो मध्य एशिया में इनका जो वो मूल स्थान है वो देखा गया है कि यहाँ रहा करते थे, यानी उनका मूल स्थान के बारे में बात की। और फैंका के अनुसार देखा जाए तो स्कैंडिनेविया में इनका मूल स्थान माना जाता है। स्वामी दयानंद के अनुसार तिब्बत में माना जाता है, और जेबी रेड के अनुसार वैक्ट्रिया में माना जाता है। तो ठीक है, ये भी आपको याद रखना है कि आर्यों का मूल स्थान क्या था। तो ये आपको पॉइंट याद रखो कि स्वामी दयानंद के अनुसार देखा जाए तो उनके अनुसार तिब्बत में उनका मूल स्थान माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि आर्यों का संघर्ष क्या रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आर्यों के संघर्ष के बारे में हम बात करें तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि आर्यों का संघर्ष गैरिक मृदुभांड एवं लाल काले मृदुभांड वाले लोगों से हुआ है। आर्यों का विजय होने का कारण घोड़े चलित रथ, कांसी के अच्छे उपकरण तथा कवच यानी वर्मन विष्ट प्रकार के दुर्ग प्रयोग आर्य संभवता करते थे। इसे पुर जाता था और वे धनुष बाण का प्रयोग करते थे, और प्राय 2 प्रकार के बाणों का होता था। पहला विषाक्त सींग के सिरा और विषाक्त सिरा का सींग मुख था, जबकि वाला था, और दूसरा जो तांबे का मुख वाला था। इसके अतिरिक्त बर्छी, भाला और फरसा, तलवार आदि का प्रयोग भी करते थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि इनको जो मुख्य हथियार के बारे में बात करें तो फलसा, यहाँ पर भाला, फरसा, तलवार आदि जो प्रमुख औजार थे। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, देख लेते हैं कि इनकी राजनीतिक व्यवस्था क्या थी। जैसे कि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बात करें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, राजा के बारे में पहले देख लेते हैं कि वैदिक युग की राष्ट्र या जनपद का मुखिया होता था, यानी उस समय जो राजा हुआ करता था वो मुखिया होता था जनपद का, और सामान्यतः राजा का पुत्र ही पिता की मृत्यु के बाद राजा की पद को प्राप्त करता था, यानी पैतृक सत्तात्मक सत्ता थी, यानी राजा की मृत्यु के बाद उसका बेटा ही उस राजगद्दी पर बैठता था। ऐसा राजनीतिक व्यवस्था है। प्रशासन के बारे में बात करें तो यहाँ पर प्रशासनिक के बारे में देख लेते हैं कुछ पॉइंट जो भी बने।
यहाँ पर लिखा हुआ है प्रशासन के बारे में कि चूंकि इस काल की अर्थव्यवस्था एक निर्वाह व्यवस्था थी और जिसमें अधिशेष की बहुत कम गुंजाइश थी, अंतः करारूढ़ प्रणाली भी स्थापित नहीं हो पाई तथा राजकीय अधिकारियों की संख्या भी सीमित थी, किंतु राजा की अपने दायित्व निर्वाह बदली प्रजा से वली यानी कर पाने के अधिकारी माना जाता था। यह राजा की स्वेच्छापूर्ण दिया गया उपहार होता था। राजा को प्रारंभ में प्रजा से नियमित कर नहीं मिलते थे, अतः इंद्र से प्रार्थना की गई कि वह राजकर देने के लिए प्रजा को विवश करें और कालांतर में नियमित करों की प्रथा को उत्तर वैदिक काल में प्रतिष्ठित हुई। तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि उनकी प्रशासन, आर्यों की प्रशासन व्यवस्था क्या थी, इसके बारे में आप समझ सकते हैं, पॉज करके इसे पढ़ भी सकते हैं अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगले कि न्याय व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं कि न्याय व्यवस्था उस समय वैदिक सभ्यता में आर्यों की क्या थी, उसके बारे में देख लेते हैं। न्याय व्यवस्था के बारे में देखें कि विचारकों के अनुसार इस काल में विधि और धर्म की सर्वोच्चता की घोषणा ही नहीं की थी, वरन राज सत्ता द्वारा इसके पालन पर भी जोर दिया था। ऋग्वेद की विधि व्यवहार के लिए धर्म शब्द का प्रयोग, यानी धर्मन शब्द के वाद में धर्म शब्द का प्रयोग हुआ। ठीक है, तो न्याय व्यवस्था के बारे में यहाँ पर समझा और आप इसे ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर हम अर्थव्यवस्था के बारे में देख लेते कि आर्यों के दौरान यानी वैदिक सभ्यता में आर्यों का क्या प्रमुख योगदान था, उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि वन प्रदेशों की साफ कर आर्यों ने देश में अपने ग्रामों की स्थापना की थी। इस प्रक्रिया में संपूर्ण पंजाब, सैंधव प्रदेश और उत्तरी भारत के बहुसंख्यक ग्रामों की स्थापना हुई। ऋग्वेदिक कालीन समाज में ग्राम सबसे छोटी राजनीतिक एवं सामाजिक इकाई थी। तो ये पूछा जाए कि ऋग्वेदिक कालीन में समाज की ग्राम की सबसे छोटी इकाई एवं राजनीतिक इकाई थी, क्या थी, वो थी ग्राम। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। और इस युग में प्रारंभिक चरण में आर्थिक, सामाजिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी रही और आर्य जनों की संयुक्त परिवार प्रथा थी। तो ये भी आपको याद रखना है कि आर्यों की समाज के परिवार में रहने की व्यवस्था थी, वो संयुक्त परिवार प्रथा थी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट क्लियर। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण शिल्प के बारे में देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण शिल्प के बारे में बात करें, आर्य मुख्यतः 3 धातुओं का प्रयोग करते थे, सोना, तांबा, कांसा। यानी आर्यों के वैदिक सभ्यता में यदि धातु का प्रयोग हुआ था तो वो आपके सोना, तांबा और कांसा का प्रयोग हुआ करता था। महिलाओं की कपड़े बुनने का कार्य करती थी, जो महिलाओं का कार्य था कुटीर उद्योग के अंतर्गत माना जाए तो उनके कपड़े बुनने का काम था। लकड़ी की कटाई, धातु उद्योग, बुनाई, कुंभकारी, बढ़ाई आदि शिल्प प्रचलित थे। तो ये भी आपको याद रखना है कि सभी पॉइंट आप क्लियर समझ गए होंगे। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो विनिमय प्रणाली के बारे में देख लेते हैं यहाँ पर कि संभवतः विनिमय प्रणाली उस दौरान कैसी थी। संभवतः वस्तुतः विनिमय प्रणाली इस युग में प्रचलित रही होगी, यद्यपि विनिमय के रूप में गाय, घोड़े और निक्स का उपयोग होता था। निष्क संभवतः स्वर्ण आभूषण का होता था। फिर सोने का एक ठेला यानी जाहिर ठेला हुआ करता था। जाहिर है कि अभी नियमित सिक्के विकसित नहीं हुए थे और अष्टकणी यानी अष्टकर्मी नाम से यह विदित होता था कि ऋग्वेदिक आया की संभवतः अंकों की जानकारी थी और ऋग्वेदिक ऋण देकर यानी जानकारी थी, ऋण देकर ब्याज लेने वाले बेकनाट कहा जाता था। यानी जो ऋण देकर ब्याज लेने वाला था उसे बेकनाट कहा जाता था। उस दौरान ऐसा लगता है जैसे कि अंकों प्रचलित थे। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की समाज के बारे में देख लेते हैं कि समाज की व्यवस्था क्या थी वहाँ। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वर्ण व्यवस्था ऋग्वैदिक कालीन समाज की व्यवस्था का प्रमुख आधार था और इस व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को अपने स्वाभाविक गुणों के अनुरूप कार्य के चयन की स्वतंत्रता थी। अतः व्यक्ति के कर्म का विशिष्ट महत्व था और क्योंकि व्यक्ति के वर्ण का निर्धारण उसके कर्म पर होता था, अपने गुण एवं कर्म के अनुसार किए गए कर्तव्य समाज में वर्ण धर्म के नाम से अभिहित किए जाने लगे। वर्ण शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के ब्रज वर्णे धातु से हुई है और इसका अभिप्राय वर्ण करना है। इस प्रकार
वर्ण का तात्पर्य किसी विशेष व्यवसाय या प्रवृत्ति के चयन हेतु लिया जाता है। ऋग्वेदिक काल में वर्ण शब्द का प्रयोग रंग अथवा प्रकाश का अर्थ में हुआ है। कहीं कहीं वर्ण का संबंध ऐसे जनवर्गों से दिखाया गया है जिनका चर्म काला या गोरा गोरा है। आर्य प्रारंभ में एक ही वर्ण के थे और आर्यों का समूह विष कहलाता था। ये भी आपको याद रखना है कि आर्यों का समूह को क्या कहते हैं, विष कहते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें, साहित्यिक सामग्री के बारे में बात करें तो वेद के बारे में देख लेते। वेद आर्यों का प्राचीनतम ग्रंथ है। तो ये भी आपको याद रखना है कि वेद जो हैं वो आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है। वेद 4 हैं, यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इन सभी में ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। तो ये भी आपको याद रखना है कि चारों वेदों में, तीनों वेदों में बात करें तो ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम वेद है। और ऋग्वेद के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं तो ऋग्वेद के पॉइंट बनता है। ऋग्वेद के बारे में देखें तो ऋग्वेद ऋण यानी ऋक लिखा हुआ है यहाँ पर, अर्थात स्थिति या ज्ञान। ऋग्वेद का पहला वेद है जो पद्यात्मक है। और इस मंडल में इसके 10 मंडल हैं, यानी अध्याय हैं, और 10-28 सूक्ति हैं, जिसमें से 11,000 मंत्र हैं। और इस वेद में 5 शाखाएं, साकल्प, वास्कल्य और अश्वलायन, सांख्यायन और मंडूकायन है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखने की 5 शाखाएं इस वेद की हैं। इसमें भौगोलिक स्थिति और देवताओं के आह्वान मंत्रों के साथ बहुत कुछ है। ऋग्वेदिक की रचनाएं देवताओं की प्रार्थना और स्तुतियों, देवलोक और उनकी स्थिति वर्णन है। और इस जाल में चिकित्सा, वायु चिकित्सा और सौर्य चिकित्सा, मानव चिकित्सा और हवन द्वारा चिकित्सा आदि का भी जानकारी मिलती थी। और ऋग्वेदिक में 10वें मंडल में औषधि सूक्ति यानी दवाई और जिक्र मिलता है। और इसमें से औषधि की जो संख्या वो 125 लगभग बताई गई है। और जो कि 107 स्थानों पर पाई जाती है। ठीक है, औषधि के बारे में बात करें तो सोम एक विशेष वर्णन था, यानी ऋग्वेदिक काल में सोम का अनुप्रयोग किया जाता था। ठीक है, पीने में। और ऋग्वेदिक में च्वन ऋषि को पुनः युवा करने की कथा भी मिलती थी। तो ये कुछ ऋग्वेदिक काल से कुछ पॉइंट थे जो आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर हम अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यजुर्वेद काल के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि यजुर्वेद का अर्थ होता है यत्र प्लस जू, यानी यजु। यत का अर्थ होता है गतिशील या जुग, और तथा जू का अर्थ होता है आकाश। इसके अलावा कर्म श्रेष्ठ, कर्म ही प्रेरणा है। यजुर्वेद में यज्ञ की विधियां और यज्ञों का प्रयोग किए जाने वाले मंत्र हैं। और यज्ञ के अलावा तत्व ज्ञान का वर्णन है। यह वेद गद्यमय है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि ऋग्वेद जो है गद्यमय है। और इसमें यज्ञ की असल प्रक्रिया के लिए वाद्य यानी गद्य मंत्र है। और इस वेद में 2 शाखाएं, शुक्ल और कृष्ण है। तो 2 शाखाएं इनमें दी गई हैं ऋग्वेदिक काल में, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, कृष्ण के बारे में देख लेते हैं तो वैश्यापन ऋषि का संबंध कृष्ण से है। और कृष्ण की 4 शाखाएं हैं, ये भी आपको याद रखना है। शुक्ल के बारे में बात करें तो याज्ञवल्क्य ऋषि का संबंध शुक्ल से है। शुक्ल की 2 शाखाएं हैं, इसमें से 40 अध्याय। यजुर्वेद एक मंत्र में चिरबिही धानों का वर्णन प्राप्त होता है। इसके अलावा दिव्य और वेद कृषि विज्ञान का भी विषय इनमें से मौजूद है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखना है कि वैदिक सभ्यता के अंतर्गत ही ऋग्वेद काल का भी हम अध्ययन कर रहे हैं। और हम सामवेद के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर सामवेद का अर्थ होता है, साम का अर्थ होता है रूपांतरण और संगीत, सौम्यता का उपासना। इस वेद में ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतमय रूप है। और सामवेद गीतात्मक यानी गीत के रूप में है। और इस वेद में संगीत शास्त्र का मूल माना जाता है। 1824 में मंत्रों की इस वेद में 15वीं यानी 45 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। 1824 मंत्रों में इस वेद में 75 मंत्रों को छोड़कर शेष सब मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। ये भी आपको याद रखना है। इसमें सविता, अग्नि, इंद्र देवता के बारे में जिक्र मिलता है। इसमें मुख्य रूप से 3 शाखाएं और 75 ऋचाएं, तो ये भी आपको याद रखना है। और अथर्ववेद के बारे में बात करें तो अथर्ववेद का मतलब यहाँ पर अर्थ होता है कि कंपन या अथर्व।
अकंपन, ज्ञान से श्रेष्ठ कर्म करते हुए जो परंपरा की उपासना में लीन रहता है वह भूख अकंप बुद्धि को प्राप्त होकर मोक्ष धारण करता है। इस वेद में रहस्यमयी विद्याओं, जड़ियों बूटियों और चमत्कारों के आयुर्वेद आदि का जिक्र है। इसके अलावा अध्यायों में 5687 मंत्र हैं और इसके पाठ हैं, जिनमें से भेषण वेद और धातु वेद ये दो नाम मिलते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है। और अगले पॉइंट के बारे में बात करें, उपनिषद के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर उपनिषद के बारे में क्या पॉइंट बन रहा है। उपनिषद के बारे में बात करें तो इसका साधारण अर्थ होता है समीप उपवेशन या समीप बैठना। ब्रह्मा विद्या की प्राप्ति के लिए शिष्य का गुरु के पास बैठना। इसी प्रकार से यह शब्द उप या निस उपसर्ग अथवा सद धातु से निष्पन्न हुआ है और सद धातु के 3 अर्थ हैं। तो वे अर्थ हैं विवरण या नाश होना, गति पाना या जानना, और अवसादन शिथिल होना। उपनिषद में ऋतु और शिष्य के बीच बहुत सुंदर गूढ़ संवाद और पाठक के वेद में मर्म तक पहुँचाया। और उपनिषदों में कुल संख्या 108 है। इनकी निम्नलिखित श्रेणियों को विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर लिखे हुए ऋग्वेदिक काल में 10 उपनिषद हैं और शुक्ल यजुर्वेद के बारे में करें तो 19 हैं, और कृष्ण चतुर्वेदी यजुर्वेदी के बारे में बात करें, कृष्ण यजुर्वेदी के बारे में बात करें तो 32 उपनिषद हैं, और सामवेदी के बारे में बात करें तो 16 उपनिषद हैं, और अथर्ववेदी के बारे में बात करें तो 31 हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर वेदांग लिखा हुआ है। वेदांग हिंदू धर्म का ग्रंथ है, तो ये भी आपको याद रखना है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद, निरुक्त, ये 6 वेदांग हैं। आपसे पूछा जाए कि वेदांग कौन कौन है, तो आपको राइट आंसर होगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिषी, छंद और निरुक्त। ठीक है, और ये 6 वेदांग है। इसको पॉइंट को क्लियर। अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो अगला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है शिक्षा। इसमें वेद मंत्रों का उच्चारण करने की विधि बताई जाती है। कल्प के बारे में बात करें तो वेदों के किस मंत्र का प्रयोग किस कर्म में करना चाहिए, इसका कथन किया गया है। और इसकी 3 शाखाएं हैं, स्रोत सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र, ग्रह सूत्र और धर्म सूत्र। अब हम बात करते हैं व्याकरण के बारे में, देख लेते हैं कि व्याकरण से क्या पॉइंट बनते हैं। इस प्रकृति और प्रत्यय आदि के योग से शब्दों की समृद्धि और उत्तम अनुदार और स्वामित्व स्वरों की स्थिति का बोध होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। हम बात करें निरुक्त के बारे में बात करें तो वेदों में जिन शब्दों का प्रयोग जिन अर्थों में किया गया है तो उनके उन अर्थों में निश्चयात्मक रूप से उल्लेख निरुक्त में किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। और ज्योतिषी के बारे में बात करें तो वेद, यज्ञ और अनुष्ठान समय का ज्ञात होता है। यहाँ पर ज्योतिषी का मतलब वेदांग ज्योतिषी। और छंद के बारे में बात करें तो छंद के बारे में जो भी पॉइंट बन रहे हैं उसके बारे में देख लेते हैं। वेदों में प्रयुक्त गायत्री और उष्णक आदि छंदों की रचना ज्ञान छंद से मिलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर पुराण भी दिए गए हैं, उसके बारे में आप अध्ययन कर लीजिएगा। और 18 पुराण है, उनके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पर 18 पुराण, पहले हम पुराण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं कि पुराणों के बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर पॉइंट लिखा हुआ है कि पुराण हिंदू धर्म के संबंधी आख्यान ग्रंथ है, जिनमें सृष्टि, लय, प्राचीन ऋषियों, मुनियों और राजाओं के वृत्तांत आदि हैं। यानी ये वैदिक काल की काफ़ी वाद ग्रंथ हैं जो स्मृति विभाग में आते हैं। भारतीय जीवन धारा जिन ग्रंथों का महत्वपूर्ण स्थान है उनमें पुराण भक्ति ग्रंथों के रूप में ही बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और 18 पुराणों में अलग अलग देवी देवताओं का केंद्र मानकर पाप और पुण्य, धर्म और अधर्म, कर्म और अकर्म की गाथाएं कही गई हैं। ठीक है, तो 18 पुराण कौन कौन से उनके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर दिए गए 18 पुराण, जैसे कि यहाँ पर पहला पुराण दिया गया है ब्राह्मण पुराण और पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भगवद पुराण, नारद पुराण और मार्कंडेय पुराण। ठीक है, तो वायु पुराण में शिव पुराण की बात कहेगी, भगवत पुराण में देवी भागवत पुराण की बात कहेगी, और अग्नि पुराण की बात कहेगी, भविष्य पुराण के बारे में। और देखते हैं 9 कौन कौन से और हैं। यहाँ पर दिया गया है कि भविष्य पुराण और आपका ब्रह्म वैवर्त पुराण, और यहाँ पर लिंग पुराण और बाराह पुराण, स्कंद पुराण और वामन पुराण और
और अगला हम पॉइंट देख लेते हैं यहाँ पर कूरम पुराण के बारे में बात की गई, मत्स्य पुराण के बारे में बात की गई, गरुड़ पुराण के बारे में बात की गई। और यहाँ पर अगला भी दिया गया है ब्रह्मांड पुराण के बारे में भी, यहाँ पर ब्राह्मण पुराण के बारे में भी यहाँ पर दी गई। तो ये अंतिम पॉइंट है कि ब्राह्मण पुराण के बारे में, ये 18 पुराण थे उसके बारे में आपने अध्ययन किया। ये वैदिक सभ्यता से जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट बने थे इन्हें आप एक बार फिर देख सकती रिवाइव करके वीडियो, और इन्हें ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से आपको समझना था कि ऋग्वेदिक काल में कौन सी घटनाएँ घटी और किन चीज़ों पर ऋग्वेदिक काल की मुख्य विशेषताओं की अध्ययन किया हम लोगों ने। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।